बेइंतहा मेहनत की ज़रूरत है। आप कितने भी काबिल हों, थोड़े से लक की ज़रूरत है। और उसके बाद जब आप बेइंतहा मेहनत करते हैं और उस मेहनत का नतीजा निकलता है तो आप भी गदगद होते हैं और आपका परिवार भी गदगद होता है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर की सुपुत्री मेरे साथ इस वक्त है मेघा गुप्ता, जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की टॉपर, यानी वो नंबर 1 रैंक, यानी वो रोल नंबर 1 जिसकी तलाश में मैं और आप अपने स्कूल के ज़माने में रहा करते थे जी। क्लास में रोल नंबर आपका कितना है, उससे आंकलन होता था कि आप कितने काबिल हैं, कितने नालायक हैं। अगर आपका रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है तो मतलब आप काबिलों की श्रेणी में आते हैं, और अगर आप 15 से नीचे चले गए तो आप नालायकों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं है। सिविल सर्विसेज में आपको यह है कि आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करें। मेघा मेरे साथ हैं, इन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है 2015 और 2022। दूसरा अटेम्प्ट मेघा का, पहले अटेम्प्ट में कामयाबी नहीं मिली और दूसरे अटेम्प्ट में सीधा रैंक 1। मेघा, इस बात की ज़्यादा खुशी है आपको कि आपका रैंक 1 आया है, या इस बात की खुशी है कि सिविल सर्विसेज क्वालिफाई हो गया है? एक्चुअली इसी बात की ज़्यादा खुशी कि क्वालिफाई हो गया एंड दैट आई हैव नो लॉन्गर टू टेक दिस एग्ज़ाम एनी मोर। अब बस सर्विस करने का मौका मिलेगा तो उसकी ज़्यादा खुशी है। तो क्या प्लान है? क्या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे ही रुक जाना है, या अभी भी कहीं जहन में है कि एक बार ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कोशिश की जाए? देखिए, मकसद तो बेसिकली सर्विसेज ज्वाइन करने का यही होता है कि आप सोसाइटी को सर्व कर सको, आप लोगों को सर्व कर सको। तो इट हार्डली मैटर्स कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो। हाँ, आईएएस का स्केल बहुत बड़ा है, बट अभी के लिए मैं यहीं पे सर्विस करना चाहूँगी। अच्छा, उसका कोई खास वजह उसकी? अपना एरिया है, अपने स्टेट के साथ एक लगाव होता है, अपने एरिया के साथ एक लगाव होता है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा सर्विस प्रेफर करते हो करना लोगों के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे। आप बचपन से काबिल थे, या ये काबिलियत जो है आपने ग्रेजुएशन के बाद आपको पता चला कि आप इतनी काबिल हैं और आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए? आई वॉज अ प्रिटी लाइक अबव एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं। ये सवाल जानते हो मैं क्यों पूछ रहा हूँ? बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं ना, उनके मन में एक भ्रम है कि 94%, 98% होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करेंगे। और यार ये तो काबिल लोगों का खेल है, ये तो 90 के ऊपर वालों का खेल है, हमारा खेल है नहीं। तो मैं उनके लिए जानना चाहता हूं कि आपकी 10th और 12th के बाद क्या परसेंटेजेस थी, और उसके बाद जब आप इसके लिए तैयारी करना शुरू किया तो किस तरीके से आपने अपना दिमाग, माइंड इसके लिए तैयार किया? नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होना, आप कहो कि आप 90 से ऊपर ही आओ तो ही आप सिविल सर्विसेज कर सकते हो, तो ऐसा तो डेफिनेटली नहीं है। एक 50% शायद रखा उन्होंने कि 50% से ऊपर वाले ग्रेजुएट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, तो वो एक बेसिक क्राइटेरिया है। तो उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि वो मैटर करता है कहीं कि आप 90% पे हैं या 80% पे हैं, तो इट हार्डली मैटर्स फॉर दैट। एनीबडी कैन अप्लाई फॉर दिस। तो आपको अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड होनी चाहिए, जो आप किसी भी स्टेज पे अगर आप मेहनत करेंगे तो वो हो जाती है। अच्छा, तो वो आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतना परसेंटेज होगा तो ही आप इस सब्जेक्ट में काबिल होंगे, तो उस तरह से। आपका सपना क्या था 8th 9th में? क्या सोचती थी? आप पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है? क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में चलन यही है, अगर लड़की एमबीबीएस, अगर उसकी सिलेक्शन एमबीबीएस में हो जाती है तो आधा मोहल्ला मुबारकबाद देने आता है, और वो मुबारकबाद कतई इस चीज़ की नहीं होती कि आपकी बेटी एमबीबीएस में सिलेक्ट हुई है। वो मुबारकबाद बड़ी आगे की होती है कि जनाब कुड़ी हिंदी सिलेक्ट, क्या कहते हैं वो, इनकी लड़की जो है अब जनाब क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, सिलेक्ट हो गई और इसकी पूरी ज़िंदगी आगे ठीक ठाक चलेगी। तो वो था जहन में, ये सिविल सर्विसेज कब से जहन में आया? एक्चुअली स्टार्टिंग से तो डॉक्टर ही बनने का सपना था, बट पापा ने बोला कि नहीं, सिविल्स के लिए आप एप्ट उनको लगता है, क्योंकि वो भी शायद पब्लिक सर्विस में रह चुके हैं। पापा ने कब बोला? प्रॉब्ली इन कॉलेज टाइम, आई रिमेंबर एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है, बट उस टाइम के अराउंड ही था। तो उन्होंने, क्योंकि वो उनको आइडिया रह चुका है कि किस टाइप का टेम्परामेंट होता है और किस टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उन्होंने ही बहुत पुश किया कि आप इसके लिए प्रिपेयर करो। अच्छा, मतलब आपका कोई प्लान 10th 12th में नहीं था सिविल सर्विसेज का? इनिशियली तो नहीं था, इनिशियली था डॉक्टर बनना। हाँ। तो जब आपने 12th किया उसके बाद जब सिलेक्शन नहीं हुआ डॉक्टर में, तो फिर मैंने कहा पापा की सुन लेते हैं, तो फिर इसलिए फिर इस लाइन में आ गए। तो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कितनी बार इम्तिहान दी? एक बार, 2 बार, या एक ही बार? जो जेके सीईटी की, हाँ, उसकी 3 बार दी थी।
3 बार? हाँ, उसमें एक्चुअली क्या था कि बीडीएस के लिए कट हो गया था, बट आई वांटेड एमबीबीएस, तो उस वजह से उसमें अप्लाई नहीं किया फिर बाद में। अच्छा, मतलब पहली बार जो दिल टूटा है वो 12वीं में ही टूटा है ना? जी। साथ साथ ग्रेजुएशन चल रही थी या आपने 12th के बाद सिर्फ इम्तिहान की तैयारी में 3 साल? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे नोन में हैं, तो जिन बच्चों ने 3-3, 4-4 साल लगा दिए और चौथे साल में जाकर उनकी जेके सीईटी में सीट निकली और उन लोगों ने फिर एमबीबीएस की, और उनमें से कई मेरे आज भी जानकार हैं। तो आपने क्या किया? आप साथ साथ ग्रेजुएशन कर रहे थे या आप इम्तिहान ही देते जा रहे थे? नहीं, साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मैनेज किया था। अच्छा, तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक शायद मैंने अटेम्प्ट की थी, उसके बाद नहीं की थी। ग्रेजुएशन आपने साइंसेज में की? जी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था। अच्छा, पूरा इससे अंदाजा लग सकता है कि आपने अपना दिमाग पूरा बिठा के रखा था कि उधर मुझे जूलॉजी बॉटनी पढ़नी है तो इधर भी जूलॉजी बॉटनी पढ़ूंगी ताकि वो मेरा टेम्पो टूटे ना। एक्चुअली बैकग्राउंड बायोलॉजी में था ना, तो फिर उस वजह से वो एक नेचुरल चॉइस हो गई थी कि मैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स थे, तो उस वजह से वो सब्जेक्ट मिक्स लिया था। अच्छा, एक चीज़ सच में बताना, ये जो आपने जेकी सीईटी की इम्तिहान दिए, पहली बार जब आपका क्वालिफाई नहीं होता तो दूसरी बार इम्तिहान देने के लिए दोबारा अपने दिमाग को तैयार करना बड़ा मुश्किल है, और जब तीसरी बार की बारी आती है तब तो बहुत हिम्मत चाहिए कि भाई दोबारा से मैं इम्तिहान दूं। तो ये कैसे? क्योंकि प्रोबेबली मुझे लगता है वहीं से आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन आई होगी दैट वी शुड, नथिंग इज डिफिकल्ट। एक्चुअली उस टाइम पे आप, क्योंकि आप बहुत यंग भी होते हो और आप जिद्दी होते हो, उस टाइम पे स्टबर्ननेस बहुत होती है, तो आप अपने आप को मना लेते हो कि नहीं, इस बारी नहीं हुआ तो अगली बारी देख लेंगे, तो वो वहाँ पे मेंटालिटी थी। बट ये दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है कि नहीं, आप कर सकते हो, आप केपेबल हो, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट था उस पिछले वाले अटेम्प्ट से। अच्छा, जब आपने सिविल सर्विस के बारे में सोचा तो आपने फिर कोचिंग ली या आपने घर पे तैयारी करना शुरू की, और कब से तैयारी करना शुरू की? मैंने एक्चुअल तैयारी 2018-19 में स्टार्ट की थी, और गाइडेंस के लिए ली थी मैंने 17 में, बट एज सच मेरे सारे नोट्स सारा का सारा जीरो से मैंने खुद ही किया है। मतलब एक बेसिक गाइडेंस थी कि हाँ, इस सब्जेक्ट में इतनी इन डेप्थ पता होना चाहिए, बट मेरे खुद के नोट्स थे, मैंने खुद से ही सब प्रिपेयर किया है। इवन कि मेरा ऑप्शनल भी A to Z वो मैंने खुद ही प्रिपेयर किया था। अच्छा, ऑप्शनल क्या रखा था आपने? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी था, तो इस बार एंथ्रोपोलॉजी वालों की मतलब अच्छी खासी सिलेक्शन हुई है, क्योंकि एक और जो रैंक 3 है उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा कि मेरा भी एंथ्रोपोलॉजी था। तो एंथ्रोपोलॉजी प्रोबेबली आपने इसलिए लिया क्योंकि एक तो थोड़ा सब्जेक्ट ईजी है और लिखने में आसानी होती है? नहीं, एक्चुअली ये रीज़न नहीं था, क्योंकि एक जूलॉजी बैकग्राउंड था मेडिकल का और थोड़ा बायो में कंफर्टेबल थी, एक वो रीज़न था। और दूसरा ये कि जिसमें मैंने मास्टर्स की थी वो सब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं था एज एन ऑप्शनल, तो इन्वायरमेंट साइंसेस ले नहीं सकती थी, तो द नेक्स्ट क्लोजेस्ट थिंग जो थी, मतलब जूलॉजी भी बहुत टफ सब्जेक्ट था और उससे कट ऑफ हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया, क्योंकि वो एक रिलेट भी कर सकती थी मैं उसके साथ, और उसका सिलेबस भी मैं जल्दी कवर कर सकती थी। तो ये जो जनरल स्टडीज़ की जब हम बात करते हैं, हिस्ट्री पढ़नी है आपको, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, सोशियोलॉजी पढ़नी है, आपको लगभग सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए क्या, किस तरीके से आपने अपना शेड्यूल बनाया, किस तरीके से आपने वो तैयारी की? देखो, वो तो एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल रहता है, कैसे सब्जेक्ट्स कवर करता है। मैंने वही बेसिक बुक्स कवर की थी, और मतलब इनफैक्ट मेरे नोट्स भी बहुत कोई देखेगा तो वो बिल्कुल बुक्स से ही मतलब मैंने ज़्यादा सोर्सेज और ये सब नहीं छेड़े थे। हर एक सब्जेक्ट का एक ही प्राइम बुक थी और उसी से बार बार रिविजन्स की हैं, उसी से नोट्स बनाए हैं। बस हाँ, ये है कि उनको करंट अफेयर्स के साथ वैल्यू एडिशन ज़रूर किया है। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते थे आप? हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, जैसे मतलब आपकी जो एंशिएंट और मिडीवल थी तो वहाँ से कवर की, आप जो मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह थी वो वहाँ से कवर की थी। बट बाकी जो हैं, जैसे पॉलिटी का सब्जेक्ट है, उसके लिए लक्ष्य कभी कभी 4 घंटे पे भी हो जाता था और कभी कभी 10-12 घंटे पे भी चला जाता था, तो वो डे टू डे भी डिपेंड करता था, बट ऑन एन एवरेज इट वाज 8 to 9 आवर्स। 8 to 9 आवर्स की स्टडी। तो जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जब आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू देने के लिए जब गए, तो अब इंटरव्यू में इम्तिहान की तरह सोचने का मौका बहुत कम है। सामने पैनलिस्ट हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है और कोई भी सवाल आ सकता है और आपको जवाब देना है। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जवाब देने का तरीका है, आपका बैठने का, उठने का, आपका बिहेवियर, वो तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने थी तो कोई लम्हा ऐसा जब आपको लगा हो कि यार गए?
एक्चुअली ऐसा कोई लम्हा नहीं था, क्योंकि आपको पता होता है कि वो आपकी नॉलेज नहीं, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं। तो इन केस आपको आंसर नहीं आता है तो आप कॉन्फिडेंटली अगर आप रिप्लाई करके बता सकते हो कि मुझे नहीं आता है, आप ये उनके सामने एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो उतना चैलेंजिंग नहीं रहता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि एज सच कोई ऐसा लम्हा है कि गए। उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपने से ट्विस्ट करने की भी कोशिश की थी, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मुझे था कि वो ऐसा करेंगे, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो वो उस मौके पे आपने आपको कैसे कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट कर सकते हो कि मुझे नहीं आता है, और उससे आगे कैसे बढ़ सकते हो विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द प्रीवियस क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट रहता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, ये जो आपका इंटरव्यू था, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके जहन में हो, आपको इस वक्त आ रहा हो कि भाई ये मैंने छोड़ दिया और यही आ गया? एक्चुअली आप जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो ना, तो उसमें रहता है कि आप अपना डैफ प्रिपेयर कर लो, आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर लो, आप अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो। तो मैंने भी वही सब प्रिपेयर किया था, बट एक क्वेश्चन जो मेरे को बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया उन्होंने, था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड अ प्रेपोजिशन। उसकी अब एग्जैक्ट डेफिनेशन एट द मोमेंट याद करना या उसको कुछ बनाना, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो पोलाइटली रिप्लाई करना पड़ गया कि सर आई नो इट बट आई कैन नॉट फ्रेम इट राइट नाउ, सो आई लुक बैक व्हेन वंस आई गो होम। तो वो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था मेरे लिए, जो मेरे को बाद तक हॉन्ट करता रहा कि ये क्या पूछ लिया इन्होंने। इनफैक्ट वहाँ पे एक पैनल मेंबर ने भी ये बोला कि आपसे इतने सीनियर इंटरव्यू में इससे ज़्यादा आसान सवाल और क्या पूछें। तो थोड़ा इंटिमिडेटिंग था मेरे लिए। अच्छा, ये इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आप बहुत काबिल, बड़े लायक हो, लेकिन हो सकता है वहां पर आपको ये पूछा जाए कि मामूली से कोई सवाल पूछा जाए व्हाट इज नाउन, तो आप एकदम ऐसे हो जाते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया। नहीं, नाउन होता तो वो तो बता ही देते, प्रोनाउन पूछ लिया, वो थोड़ी दिक्कत हो गई। और उसमें भी आई ट्राइड आंसरिंग इट, बट चेयरमैन और वो उनका एक्सप्रेशन देख के आई वाज लाइक कि इट इज बेटर लेफ्ट अनअटेम्प्टेड। तो वो तो है, आपको कहीं पे भी वो आई कैन गेस देयर इज वन थिंग कि प्रेशर बहुत रहता है द मोमेंट यू आर बिफोर द इंटरव्यू पैनल, द मोमेंट यू आर देयर, वो प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। और आई कैन अंडरस्टैंड कि देखो, देखने वाला तो कहेगा यार अच्छा इसको पता नहीं चला प्रोनाउन का। वो उसकी अंडरस्टैंडिंग में ये बात नहीं है कि वहां एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं, और उन्होंने सवाल इसीलिए आपसे पूछा है ताकि आप गलती कर जाए, ठीक है। और वो सवाल भी इसीलिए पूछा गया है ताकि या तो आप बोल दें हैंड्स अप करके कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे पता है लेकिन आई एम अनेबल टू फ्रेम इट राइट नाउ, ठीक है। मुझे लगता है ये इसी तरह का कुछ फ्रेम ऑफ माइंड रहा होगा। एंड देन यू कैन नॉट इवन ब्लिंक, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप ब्लिंक भी नहीं कर सकते वहां पर। जी, वो तो होता ही है, टाइम कंस्ट्रेंट तो होता ही है ना। एंड यू हैव टू बी वेरी क्लेवर। जी जी जी। चालाकी, एंड नॉट ओनली क्लेवर, आई वुड से रादर ऑनेस्ट। आपको बोर्ड को पूरा क्लियरली बताना है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। अब हम इंसान हैं, कोई गूगल तो है नहीं कि वो कुछ भी पूछेंगे और हमको सभी आता होगा, ऐसा तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो जो जहाँ पे आता है वहाँ पे क्लियरली बताएं, और जहाँ नहीं आता वहाँ पे क्लियरली एडमिट भी कर लें कि नहीं आता है सीधा। तो, जी। तो मुझे बताएं, आप सिविल सर्विसेज तो आपकी हो गई है, अब आप जाने वाली हैं और अब यू हैव टू परफॉर्म नाउ, उसका प्रेशर भी है? एज सच अभी तो नहीं है, बट प्रॉब्ली आफ्टर ट्रेनिंग हाँ होगा। एक वो रहेगा कि मुझे अपना बेस्ट करना है। और वो बहुत सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं, जब आपने पहली बार अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, बहुत सारे लोग करते हैं पहली बार नहीं हुआ, माँ बाप भी कह देते हैं बेटा कोई बात नहीं, कुछ और कर लो, तुम्हारे बस का नहीं है ये, ठीक है। तो जब पहली बार नहीं हुआ, उसके बाद फिर से मन को बनाना, दोबारा से वही किताबें पढ़ना, दोबारा से उसी शेड्यूल को फॉलो करना, वो कैसे किया? एक वो आ जाता है, सैचुरेशन पॉइंट तो ज़रूर आ जाता है कि आप एक ही चीज़ को कितनी देर तक रिवाइज करते रहोगे, या बट एट द सेम टाइम आपको ये माइंडसेट लेके चलना होता है कि नहीं, आज नहीं तो कल मैं कर लूँगी इसको क्लियर। क्योंकि कोई भी चीज़ एक रात में नहीं होती है कंप्लीट, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो सेम थिंग इज़ यहाँ पे भी कि आप एक रात में आप सोचो कि आप सब कर लोगे या कुछ नहीं होगा, दोनों की दोनों सिचुएशंस प्री सपोज कर लेना बहुत गलत है। तो आपको टाइम टू टाइम अपने आप को एनालाइज करना है कि कहाँ पे स्ट्रेंथ और कहाँ पे वीकनेस है, और टाइम टू टाइम अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ भी घेरे रखना है कि वो आपको मोटिवेट करते रहें कि आपका ये गोल है और आपको ये इसको अचीव करके ही अब छोड़ना है। मुझे बताइए, क्रेडिट किसको देती हैं, पिताजी को या माताजी को? नहीं, इन दोनों का तो ऑब्वियसली है ही है, मतलब ये तो ज़्यादा किसका है?
ज़्यादा पिताजी का ऑब्वियसली, बट मम्मा ने भी अपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, उन्होंने एक इमोशनल सपोर्ट दिया है, तो दोनों का रोल। पिताजी की तरफ ज्यादा है, उसका क्या कारण? क्योंकि उन्होंने इनिशियली पुश किया था। अच्छा, he was the one. या Go for it, I am here, हाँ? अच्छा, जो पहली बार जब झटका लगा तो तब who was the one who was telling you कि यार हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार हुआ कुछ नहीं होता, दूसरी बार कर लो? मेरा भाई था वो। भाई था। चलिए मिलते हैं, आपको मिलाते हैं मेघा के भाई से। मयंक, इस बात की खुशी है कि मेघा इज एन ऑफिसर? ऑब्वियसली, मतलब कौन फील नहीं करेगा प्राउड कि उसका फैमिली मेंबर मतलब एक बड़ा फीट अचीव करके आया है। लेकिन वो भाई में मतलब हम हमारी बहनें हैं, तो ऐसा जब मतलब आपकी बहन कामयाब होती है तो नो डाउट आप बहुत खुश होते हैं, पर अंदर थोड़ा मन में ये होता है कि यार मैं भी हो सकता था। नहीं, देखिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो नैक डिमांड करता है, आई थिंक शी हैज़ इट, और इतना मुझे पता था कभी ना कभी होगा। और पर्सनली आप मेरे लेवल पे पूछो तो मुझे पता है मेरा इस तरफ बेंट ऑफ माइंड नहीं था, मेरा शुरू से ही अपने फील्ड में था टेक में, तो मैं उस तरफ सेटिस्फाइड हूँ और दीदी का देख के बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये कल जब अभी बिकॉज शी इज येट टू जॉइन द सर्विसेज, द मोमेंट शी जॉइन्स द सर्विसेज, उसके बाद बहुत सारे प्रिविलेजेस इनको मिलेंगे, बहुत सारे कंफर्ट्स इनको मिलेंगे। दुख तो नहीं हुआ किसी समय आकर कि यार ये सारे कंफर्ट मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये सारे कंफर्ट इसमें है? नहीं, बल्कि उन कंफर्ट्स को एंजॉय करेंगे कि हमारा एक फैमिली मेंबर मतलब अब एटलीस्ट सेटल हो चुका है, एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा हुआ है विदाउट एनी वरीज, तो उस चीज़ की खुशी रहेगी। लेकिन कभी मन नहीं करेगा वापस आने का? कभी मन नहीं करेगा कि यार एक अटेम्प्ट मैं भी कर लेता हूँ? अटेम्प्ट के लिए मेरे को घर वालों ने शुरू में कन्विंस किया था, तो मेरा सिंस मैंने बताया बेंट ऑफ माइंड नहीं था इस तरफ, तो मैंने ये ज़रूर बोला था कि मैं पेपर में अपीयर हो जाऊंगा, बट उसके लिए स्टडी नहीं करूंगा। तो मेरा बेंट ऑफ माइंड नहीं था एक्चुअली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ। अच्छा, मेरा शुरू से ही टेक की तरफ था, मैं उसी में काम कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, मतलब जब द मोमेंट जब इंटरव्यू का टाइम होता है ना, तो सिबलिंग्स यूजुअली क्या होते हैं, बहुत प्रेम भाव के साथ इंटरव्यू देंगे और देखने वाले को भी लगेगा हाय ये तो मतलब कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब, लेकिन अंदर वो जो एक होता है ना, मतलब वो होता है या बिल्कुल नहीं कुछ? दी देखो, टॉम एंड जेरी वाला है एकदम। हाँ। साथ भी नहीं रह सकते और बिना भी नहीं रह सकते, तो लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, लेकिन दोनों ये जानते हैं कि बॉन्ड जो है वो बहुत ही मतलब स्पेशल है, ऐसी नहीं है। मतलब अपने दोस्तों में डीपी शिपी डाल के बता दिया कि यार ये मेरी बहन है जिसकी टॉपर है? बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉन्ट किया जा रहा है पूरा, सब इंस्टा पे सब जगह? बिल्कुल, हाँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस जा रहे हैं। अच्छा, तो मुझे मेगा बताना कि अब मयंक, जाहिर सी बात है ही इज इन कॉर्पोरेट सेक्टर, कितनी खुशी होती है आपको अपने भाई की कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है, या मतलब? हाँ, डेफिनेटली खुशी तो होती है। आई वॉज एक्चुअली इन शॉक कि ये सीनियर डेवलपर है। मैं तो पूछ रही थी कि भाई तुझे सीनियर डेवलपर बनाया किसने? तो वो छोटा मोटा चलता रहता है, बाकी हाँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। बहुत जल्दी इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया था, तो आई लुक अप टू हिम समटाइम्स, तो बहुत अच्छा किया। खास क्वालिटीज की, एक खास क्वालिटी इसकी, ही हैज़ अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट व्हाट ही इज़ डूइंग, तो वो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है। आप कभी भी किसी भी गोल को अचीव करने वाले होते हो, मतलब आप हर जगह नहीं अपने हाथ पैर मार रहे होते हो, आप बहुत क्लियर होते हो कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। एक खास बात, शी इज़ वेरी डिटर्मिन्ड, मतलब ये रिजल्ट ही दिखा रहा है, उससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं। रिजल्ट में बचा ही कुछ नहीं, जब आपने टॉप कर लिया तो उधर बचा ही कुछ नहीं, बस यही डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है। डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है। मेगा बहुत बहुत मुबारक आपको, और मयंक आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये तो है मयंक और मेघा। इसके बाद इनके पिताजी से और इनकी माताजी से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन उसमें दिक्कत है। दिक्कत ये है कि परिवार है डोगरा परिवार, तो इन्हें बोलनी डोगरी, मी आंदी कट, तो बेटर है कि मेरे साथी मेरे कन्ने न सुरेंद्र सागर, मेघा के पिताजी से आपकी मुलाकात कराएंगे। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ कि जब मैंने इनके पिताजी धर्मेंद्र गुप्ता जी को फ़ोन किया, तो फ़ोन पे इनकी आवाज़ बड़ी कड़क लग रही थी। तो मैंने कहा जी मैं फलाना ये वो, तो वो कहते जी मैं तो जानता नहीं, मैं तो पहचानता नहीं है वो। तो कोई 5 मिनट मैं डर गया, मैंने कहा यार कोई इनकम टैक्स अफसर है, मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो और उसके बाद डेली एक्सेलसियर के ऊपर इनकी फ़ोटो डली है, फ़ोटो मैंने देखी, मैंने कहा ये बड़े कोई कड़क आदमी लग रहे हैं। तो बट जब मैंने मुलाकात की, आई फाउंड हिम अ वेरी फैंटास्टिक पर्सन। तो आपकी मुलाकात कराते हैं इनसे, धर्मेंद्र गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी, और इनसे सुनिए कि
मेघा और मयंक का किस्सा ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद जी। दरविंदर गुप्ता और मेरे कन्नै बैठे दे मेघा दे पिता शिरीन और कन्नै उंदी माता शिरीन। मेघा ने सिविल सर्विसिज च पहली थार हासल की है। मैं तुसें दस्सी देआं, बड़ी मेरे ताईं ते बड़ी खुशी दी गल है कि पुश्तैनी जेड़े न ये मेघा होर न या गुप्ता साहब न, ये अखनूर दे रौहने आह्ले न। और मैं तुसें गी भी दस्सी देआं कि जेड़ी ये लिस्ट सिविल सर्विसिज दी जेड़ी ये लिस्ट निकली है, पैहलियें दऊं थारें उपर साढ़े अखनूर सब डिवीजन दे 2 बच्चे आए न। पहले उपर मेघा आई है ते दूए उपर विशाल आया, जेड़ा त्रीए नंबर उपर जेड़ा है, त्री पोजीशन जेड़ी है उसदी है। और ये दोए बच्चे जेड़े न ये अखनूर सब डिवीजन दे न। गुप्ता साहब मतियां तुसें गी मुबारखां। बिल्कुल, तुसें गी भी बड़ी बड़ी मुबारखां। बिल्कुल परिवार दा वाकई बड़ी खुशी आह्ला मौका है। बिल्कुल जी, तुसें डोगरी लेई आखेआ, अदरवाइज मैं सोचा था कि हिंदी च गै थुआढ़े कन्नै गल्ल करां, लेकिन ठीक है, अच्छी गल्ल है। बेटी ने अचीव किया है, वो वाकई बड़ी मेहनत की, ये मतलब शब्दों च बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन ठीक है क्योंकि ये बड़ी एक टफ पोस्ट है, मतलब टफ मतलब जड़ा इसी और पहली थार लेना तो आई है, लेकिन अपने आप च KS क्वालीफाई करना भी अज की डेट च, क्योंकि इस वेले कंपीटिशन इतना टफ हो गया, बड़ा ज़्यादा टफ हो गया, आसान नहीं है। बट चलो बजुर्गों का आशीर्वाद हा, बच्चे की मेहनत ही, नो डाउट साड़ी भी गाइडलाइंस है ही, अस भी टाइम टू टाइम उसी मतलब मोटिवेट करते रहे ते, बट चलो लक ने फेवर किया उसी। जियां मेघा ने गुप्ता साहब दस्सिया भई वो डॉक्टर बनना चाहती ही, लेकिन तुंदी मर्जी ही कि वो सिविल सर्विसिज वाली बक्खी जा। तुसीं कियां उसी जांची लिया भई इस बक्खी ये ठीक रहो? नहीं, मेरे च ये थोड़ी क्वालिटीज़ है कि मैं दिक्खी लैना बंदे च किस चीज़ का पोटेंशियल है। मैं हमेशा ये आखना कि ज़रूरी नहीं है कि कोई सिविल सर्वेंट के अच्छा बने, मैं अगर आखना कोई डॉक्टर है वो डॉक्टर अच्छा बने, कोई अगर आर्मी दे विच गया उत्थे आर्मी च अच्छा एक्सल करे, हर फील्ड अच्छा है, कोई गलत नहीं है। लेकिन मेगा दे विच मैं देखा कि क्वालिटीज़ ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे है। अच्छा। और माइंड बड़ा शार्प है, डिटर्मिनेशन भी है ही। तो मैं इन टोटलिटी च मैं देखा कि मतलब क्योंकि मैं आपे भी मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हाँ, तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे जानना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जेडे स्किल है वो मैं देखा है कि बिटिया दे विच है, तो थोड़ा टोन अप किया तो अज रिजल्ट आई है वो सामने। अच्छा हाँ बिल्कुल। तुंदे कन्नै भी गल करना, मेघा दियां माता और मेरे कन्नै न, एक ते तुसें गी भैन जी मतियां मुबारखां। हाँ जी, शुक्रिया। अच्छा, तुस एह् दस्सो भई तुसें किन्नी मेहनत करनी पई कि जेह्ड़ी मां हुंदी ऐ ओह्दा बड़ा मता ध्यान जेह्ड़ा कि जेह्ड़े पिता श्री होंदे न ते उ'नें कम्मां पर भी जाना, मता माऊ कोल गै ज़्यादा न्याणे दा जेह्ड़ी नज़र है ओह् रौंह्दी है, ते तुसें एह्दी इस इत्थै पुज्जने ताईं किन्नी मेहनत करनी पई? ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पई, मतलब मैं इसे आख्या कि तू अपनी जगह पर बैठी रहो, मैं तुझी हर एक चीज़ टाइम टू टाइम देई ओड़गी, तू सिर्फ आना लैनी ते चली जाना बस। की माऊ दी इ'यै कोशिश होंदी है कि चलो भाई रसोई आनी है, वो मता नहीं चलो गंढे गै छिल्ली उड़े जां आटा गुन्नी दे, कोई ऐसी परिस्थितियां तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है हा, लेकिन जिले मतलब थकी जंदी ही ये आपे मेरे कन्नै मदद करदी ही, ऐसी कोई गल नहीं है ही। ये आपे कुकिंग बहुत अच्छी करदी है, रुट्टी पकाना आई जंदी, रुट्टी बनाना आंदी है इसी। अच्छा। हाँ की अजकल अस दिक्खने ना बच्चे जेह्ड़े न भाई रुट्टी वाली बक्खी घट्ट ध्यान दिंदे। नहीं 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 नहीं, इसी मैं ये गल आखी दी है कि तू जिन्नी मर्जी बड्डी पोस्ट पर चली आ, खाना आपे बनाना। बहुत अच्छा, खाना आपे बनाना। ये जिन्ना भी मतलब इन मेहनत की है ना, उदी सफलता इसी मिली गई है। अच्छा हाँ, की इहदी मेहनत च तुंदा भी दोनों जीएं दा बड़ा बड़ा योगदान होंदा है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा गुप्ता साहब किश आखना चाहते हैं? हाँ, मैं ये आखना चाहता हा कि नहीं तुस जिहड़ी आखा है कुकिंग स्किल्स, मैं तो समझना कि इहदे च एक अच्छे शेफ वाले भी स्किल्स न। अच्छा। और इंटरनेशनल लेवल दे भी जेडे कोई अगर कोई आइटम्स न ओहदे च भी इसी काफ़ी नॉलेज है ओहदे च। अच्छा। हाँ, दूसरा पॉइंट ये आखना चाहता हा मैं कि चलो मतलब माता रानी दी कृपा कन्नै बजुर्गें दे आशीर्वाद कन्नै अज जेड़ा मुकाम हासिल कर लिया इन्नै, लेकिन वो जियां आखदे ना कि तुस अस मोबाइल उपर गेम खेलने आ, जियां जियां लेवल बधदे जंदे ना ते गेम भी टफ होंदे जंदी। बिल्कुल। ते आखने दा मतलब ये है कि ये कोई आसान नहीं है, चलो एक लेवल पार कर लिया, हूँ अगला लेवल है तो वो पहले कोलों ज़्यादा टफ होना है। और मेरा बच्चे की इो मतलब एडवाइस है कि वो परफॉर्म करे, और ये नहीं है कि भाई मैं नौकरी ले ली तो उन्हें आराम करने पौना ना, अगर उन्हें ये मोटिव है एडमिनिस्ट्रेशन दे विच वो पब्लिक की सर्व करे, अपने कंफर्ट वास्ते नहीं बैठे। बिल्कुल।
ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਮੇਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨੇ 'ਚ? ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ कन्नै आखेआ जाए तो है तो दोनों एक्सट्रीम्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। मयंक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ ਔਰ ਬੜਾ ਡੋਸਾਈਲ ਹੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਅਥਾਰਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਮਯੰਕ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸੇ ਆਖੋ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਫਟਾਫਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਗਾ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਊ ਦਾ ਨੇੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਬਾ ਦਾ ਨੇੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ? ਇਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਹ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕੋਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪਿਓ ਉੱਪਰ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ, ਹਾਂ ਨਿੱਕੀ ਹੀ, ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਦੋਏ ਜਿਗਰ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਗਰ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮਯੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬੜਾ ਐਕਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਾ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਡੋਗਰਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਰ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੀ ਕੜਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੌੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਕਨੇ ਚਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸੀ ਉਹ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੱਸੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਤਾ ਲੈ ਲੇ ਜੀ, ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਲੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, समाज की बेहतरी वास्ते आपे भी सीखो, समाज की सिखाओ। बहुत अच्छा। तो एक मतलब रोल मॉडल बनो और ताकि बाकी उसी फॉलो करन। बहुत अच्छा, मेरा ये सुझाव है। बहुत अच्छा। भैन जी तुसीं दसो भाई जेड़े साढ़े असीं की सुना करदे न, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਜਣ, ਅੱਛੀ ਪੋਸਟਾਂ पर ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹते हो? बस बच्चे खूब मेहनत करन, उन्हें टाइम टू टाइम हर एक चीज़ दिओ, मतलब उंदे कोला कम्म शम नहीं कराओ। उसले बच्चे दी मर्जी होए ते करी लैए थोड़ा, मतलब अदरवाइज उसी पढ़ने दा पूरा मौका दिओ। उसी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे गी पढ़ने दा पूरा मौका दिओ, उनें गी खेडने दा पूरा मौका दिओ, उंदे कोला उ'ऐ कम्म लाओ जेड़ा ओह् करना चाहते न, तां गै बच्चे तुंदे मेगा आह्ला लेखा बनी सकदे न। और एह् बड़ा जरूरी है कि हर माऊ बब्बा गी इस बक्खी बड़ी गंभीरता कन्नै सोचना चाहिदा, इ'यां करना चाहिदा।